विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाई द डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। देखिए फ्रेंड्स क्या क्या दिया हुआ है, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, स्पिरिचुअल, सोशल, साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड फिजिकल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, कॉग्निटिव एंड सोशल। तो इसका आंसर देने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, डोमेन्स, देखिए ये जो चैप्टर है वो है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब वृद्धि एवं विकास। फ्रेंड्स ये जो हमारी वृद्धि है, पहले इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। जो वृद्धि होती है ना फ्रेंड्स, ग्रोथ, उसको मापा जा सकता है, इसलिए इसमें जितनी भी टर्म्स होंगी वो मापने से संबंधित होंगी, जैसे कि एज, हाइट, वेट, ये सारी चीज़ें क्या है, इनके कोई ना कोई नंबर्स हैं। आप बोल सकते हो भाई मेरी एज 18 ईयर्स है, या मेरी एज 24 ईयर्स है, या 32 ईयर्स है, मेरी हाइट 5 फीट है, या 5.5 फीट है, या 6 फीट है, मेरा वेट सो एंड सो है, 55 kg है, 64 kg है, 74 kg है। यहाँ पे हमारे पास नंबर है, ये हमें बताते हैं ग्रोथ में। ग्रोथ को आप देख सकते हो, ठीक है, आप किसी को देख के बता सकते हो ना। जैसे हमने कहीं विजिट करें और हमें कोई छोटा सा बच्चा मिले, तो 4-5 साल का बच्चा मिले, ठीक है, तो हम कहेंगे अरे भाई उससे बात करेंगे। मान लीजिए फिर हम उसी घर में थोड़े टाइम बाद जाते हैं, तो हम क्या देखेंगे, मान लो 4-5 साल बाद गए तो वो बच्चा अब 9-10 साल का हो गया, वो तो डेफिनेटली उसकी हाइट बड़ी होगी, तो आप देख के ही बोल दोगे कि अरे भाई वाह तुम तो बड़े हो गए हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये ग्रोथ है, जिसे हम माप सकते हैं, जिसे हम देख के बता सकते हैं कि ये बच्चा बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रही है, इसकी हाइट बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, इसका वेट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो ये तो होती है हमारी ग्रोथ। और फ्रेंड्स एक और चीज़, ये लिमिटेड पीरियड के लिए होती है। जैसे कि हमारी हाइट है वो हमेशा थोड़ी बढ़ती रहेगी कि भाई बढ़ती जा रही है, नहीं, एक सर्टेन एज के बाद वो रुक जाती है। तो हमारी ग्रोथ क्या होती है, वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए होती है, उसके बाद वो रुक जाती है। लेकिन हमारा डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट, या जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विकास। फ्रेंड्स हमारा जो डेवलपमेंट है वो हमेशा चलता है, वो जीवन पर्यंत चलता है। इसके लिए हम बोलते हैं वुम टू टुम, मतलब क्या है इसका, गर्भ से कब्र। मतलब जब एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में आता है, तब से लेकर जब तक उस बच्चे का देहांत नहीं हो जाता, जब तक उसका डेवलपमेंट चलता ही रहता है। यह एक जीवन पर्यंत चलने वाली घटना है, ये कभी भी नहीं रुकती। लेकिन हमारी ग्रोथ जो है वो एक सर्टेन टाइम के बाद रुक जाती है। ये होता है इन दोनों का मेन डिफरेंस। एक चीज़ और फ्रेंड्स, डेवलपमेंट जो होता है वो बहुत बड़ी चीज़ है। सपोज कीजिए ये जो सर्कल है, ये जो ओवल शेप्ड है, ये हमारा डेवलपमेंट है, तो ग्रोथ इसका एक छोटा सा पार्ट है। इस चीज़ को हम ग्रोथ बोलेंगे, लेकिन ये जो इतना बड़ा है हमारा, ये डेवलपमेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, इसके बहुत सारे पक्ष होते हैं। ये एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, वो क्या होते हैं वो हम आगे समझते हैं। जैसे फ्रेंड्स हम यहाँ पे जो हम चर्चा कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं डोमेन्स के बारे में। अभी हमारे डोमेन्स क्या होते हैं, डेवलपमेंट के डोमेन्स, ये क्या मतलब है इनका, ये देखिए, मतलब हमारा डेवलपमेंट किस किस क्षेत्र में होता है या किस तरीके से होता है, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है फिजिकल, जिसे हम बोलते हैं शारीरिक। जैसा कि हमें सभी को मालूम है। और फिर दूसरा हमारा आता है ये कॉग्निटिव, मानसिक। ये जो लैंग्वेज है फ्रेंड, ये हमारा कॉग्निटिव में ही आ जाता है। उसके बाद है हमारा सोशियो, मतलब सोशल एंड इमोशनल। फ्रेंड्स सब क्या मतलब है इसका, ये जो तीनों होते हैं ना, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। यदि इनमें से एक भी अच्छे से काम नहीं करेगा
ठीक है, तो हमें क्या होने लगेगी, तो हमारे और भी जो एक्सपेक्ट्स हैं वो उन पे भी प्रभाव पड़ने लगेगा। सपोज कीजिए जो जैसे सबसे पहले हमने बात करी शारीरिक के बारे में, कि यदि किसी का शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हुआ है, उसके अंदर कोई कमी है, सपोज कीजिए किसी के हैंड्स हैं, यदि वो अच्छे से पेन को होल्ड नहीं कर पाता, या वो उसको उस चीज़ में सक्षम नहीं है, या एक बच्चा है जो दृष्टि बाधक है, उसकी दृष्टि में कुछ कमी है, तो डेफिनेटली क्या होगा, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, वो चीज़ों को देख के नहीं समझ पाएगा। स्पेशली इनिशियल स्टेज में तो क्या होता है, जो हमारी 0 से 2 होती है इन्फेंसी स्टेज, उसमें तो हम सारी चीज़ें ही अपने सेंसेस से ही सीखते हैं, वो उसमें हम अपने सारे सेंसेस का ही यूज़ करते हैं। उसमें बच्चा बोल नहीं सकता, वो सेंसेस को देख के ही पहचानता है कि ये चीज़ मेरा खिलौना है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरा पापा है। किसी चीज़ को छू के ही वो बताता है, अरे ये मेरा टॉय है, मुझे सॉफ्ट सॉफ्ट सा लग रहा है, ये मुझे अच्छा लग रहा है। कोई चीज़ है कांटों वाली खुदरी, तो उसको वो अच्छी नहीं लगेगी। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, उसके सेंसेस हैं, तो वो अपने सेंसेस के थ्रू ही सीख रहा है। तो यदि किसी के सेंसेस में कुछ प्रॉब्लम है, किसी के फिजिकल में कोई प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली ये उसकी और चीज़ों पे भी इफ़ेक्ट करेगी, उसकी कहीं ना कहीं वो उसके कॉग्निटिव, उसके मानसिक स्तर पे भी असर डालेगी। यदि कोई बच्चा सीख ही नहीं सकता, जैसे जब हम बोलते हैं ए फॉर एप्पल, तब हमें मालूम है कि एप्पल कैसा दिखता है, लेकिन एक बच्चा है उसने देखा ही नहीं है एप्पल कैसा होता है, तो वो कैसे रिलेट करेगा दो चीज़ों को, कि ये एप्पल है तो एप्पल क्या है, वो फ्रूट है तो क्या है, किस तरीके का दिखता है, उसका आकार क्या है। तो यहाँ पे उसका मानसिक स्तर पे भी उसने प्रभाव डाला। इसलिए ये जो तीनों चीज़ें हैं ये आपस में जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे पर इफेक्ट डालती हैं। यदि एक चीज़ हमारी अच्छे से कार्य नहीं करेगी तो दूसरी चीज़ भी अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगी। दूसरा आता है हमारा कॉग्निटिव, मानसिक। अब इसमें क्या होता है, जितनी भी हमारी रीजनिंग होती है, हमारी सोचने समझने की शक्ति, ठीक है, सोचने समझने की शक्ति और हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी चीज़ को सुलझाने की शक्ति, इमेजिनेशन की पावर, काल्पनिक शक्ति, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, इसमें ही आती हैं। हमारी लैंग्वेज किस में आती है, वो इसमें ही आती है कि हम किसी चीज़ को सोच कैसे रहे हैं, हम कर कैसे रहे हैं। एक बच्चे को आपने एक चित्र दिखाया, सपोज एक आपने उसे बारिश के मौसम का चित्र दिखाया, ठीक है, और हमने उससे बोला, अपनी क्लास में बोला हमने कि भाई चलिए इस पे 5 वाक्य लिखिए, तो कोई बच्चा बादल के ऊपर फोकस करेगा, इंद्रधनुष के ऊपर फोकस करेगा, कुछ बच्चा जो वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं उन पे फोकस करेगा, कुछ बच्चा जो वहाँ पे एनिमल्स हैं छोटे छोटे, कि भाई हमारा पीकॉक हो गया, हमारी बटरफ्लाइज हो गई, ग्रास होपर हो गया, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, तो वो उन पे फोकस करेगा। कुछ बच्चा पूरी चित्र को देखेगा अच्छे से। तो हर एक बच्चे के अपने सोचने समझने की शक्ति होती है, उसकी खुद की इमेजिनेशनल पावर होती हैं, वो किस तरीके से सोचता है, हर बच्चे की अपनी क्वालिटीज़ होती हैं। हर बच्चा एक ही डायरेक्शन में नहीं सोचता, इसलिए ही आजकल हम क्या प्रमोट करते हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग को प्रमोट करते हैं कि बच्चे को आप अवसर दीजिए, उसको हम कहते हैं आप अपना ज्ञान का निर्माण खुद कर सकते हो। आपको हमने चित्र दिखाया, आपको आप खुद इसके बारे में लिखो, खुद हमें बताओ कि आप उसको चित्र के बारे में क्या सोचते हो, क्या लिखते हो। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी आती हैं वो किस में आती हैं, हमारी लॉजिकल थिंकिंग हो गई, हमारे सोचना समझना, सारी चीज़ें किस में आती हैं, हमारे कॉग्निटिव डोमेन में आती हैं, जहाँ हम चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कि हमने जैसे कि बहुत सारी पजल्स भी होती हैं, हमने बच्चों को दे दिया, कुछ बच्चे पजल्स बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, कुछ बच्चों को टाइम लगता है। तो ये क्या है, ये उनकी क्रिएटिविटी है कि वो किस चीज़ों को कितने अच्छे से अटैच करके लगा सकते हैं, फटाफट फटाफट किस चीज़ों को समझ सकते हैं कि ये इस शेप का होगा, यदि मैं इसको यहाँ फिट करूँ तो ये बन जाएगा। तो ये हर बच्चे की अलग अलग होती है। हमारा जो नेक्स्ट है वो है सोशियो इमोशनल, मतलब संवेगात्मक, और सामाजिक और इमोशनल, मतलब संवेगात्मक। इसमें क्या
क्या होता है कि बच्चा सोशल कैसे होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ बच्चे बहुत जल्दी से दोस्ती कर लेते हैं, उन्हें फ्रेंड्स बनाना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कुछ जो बच्चे होते हैं वो हिचकते हैं, उन्हें खुल के बात रखने में टाइम लगता है, या वो थोड़ा सा अपना टाइम लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। ये बच्चों की नहीं, हमें बड़ों में भी होती है। और कुछ बच्चे इतने अच्छे होते हैं कि ये इंसान इतने अच्छे होते हैं कि वो लीडर बन जाते हैं, सबको गाइड कर पाते हैं। तो ये क्या होता है, ये उनके सोशल स्किल्स होते हैं कि वो किस चीज़ को कितने अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। फिर हमारी हमारे इमोशंस जो होते हैं वो भी इस चीज़ से निकल के सामने आते हैं। जैसे कि सपोज करिए मतलब वहाँ के जो हमारे नैतिक मूल होते हैं कि भाई हमारा ये कार्य हमें करना चाहिए, ये कार्य हमें नहीं करना चाहिए, किस तरीके से हमें चीज़ों को रखना चाहिए, क्या क्या कार्य हमें करने चाहिए, जो हमारे नैतिक मूल्य होते हैं। हर समाज के कुछ नैतिक मूल्य होते हैं कि भाई हमें ऐसे करोगे तो तुम अच्छे बच्चे बनोगे, ऐसे करोगे तो तुम बुरे बच्चे बनोगे। इस तरीके से हमें सच का साथ देना चाहिए, हमें लॉयल्टी होनी चाहिए, हमारे अंदर मॉरल वैल्यूज़ होनी चाहिए, हमारे अंदर सिंपैथी होनी चाहिए, हम दूसरों के जो परेशानियां हैं हमें उन्हें समझना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, यदि एक बच्चा जो सोशली अच्छा नहीं है, सपोज वो बाहर जाके बात नहीं कर पाता, वो बाहर जाके उतनी अच्छे से नहीं खेल पाता, वो हमेशा अपने आप में ही रहता है, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, वो बाहर जाने में झिझकेगा। वो यदि आप उसे बोल दो कि भाई जाओ और इसको तुम्हें पोडियम पे जाकर ये स्पीच देंगे, तो क्या वो डिलीवर कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर झिझक इतनी सारी है। तो हमारा चाहे वो हमारा फिजिकल एस्पेक्ट हो या हमारा वो कॉग्निटिव हो, चाहे हमारा वो सोशल इमोशनल हो, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आपस में जुड़ी हुई हैं और ये बच्चे का डेवलपमेंट एक साथ मिलकर करती हैं। एक बच्चे को अच्छे से विकसित होने के लिए इन सारी चीज़ों में निपुण होना चाहिए, उसका शारीरिक विकास भी अच्छा होना चाहिए, के अंदर कॉग्निटिव थिंकिंग भी अच्छी होनी चाहिए, उसका कॉग्निटिव लेवल भी अच्छा होना चाहिए और वो सामाजिक और मानसिक रूप से परिपक्व भी होना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट, जो हम कहते हैं कि एक बच्चे को हर जगह आप दो, यदि वो खेल कूद में पार्टिसिपेट करेगा, अपने फ्रेंड्स बनाएगा, उनके साथ खेलेगा, खेलों से हम कितनी सारी लीडरशिप की क्वालिटीज़ हम सीखते हैं। इसलिए ही कहते हैं कि खेल भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी स्टडीज़ का। आप ये नहीं कह सकते कि कोई बच्चा खेल रहा है तो वो कुछ प्रोडक्टिव ही नहीं दे सकता, नहीं, ये चीज़ गलत है। वहाँ से भी वो बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है, वो कम्युनिकेट करना सीख रहा है, वो किस तरीके से डिसिप्लिन सीख रहा है कि हमें डिसिप्लिन में कैसा रहना चाहिए। यदि मैं एक टीम बना के अच्छे से काम करूँगा तो मैं कहाँ कहाँ सफल हो सकता हूँ, वो ये सारी चीज़ें सीख रहा है। यदि हम उसे पजल्स दे रहे हैं, पहेलियाँ दे रहे हैं, अलग अलग तरीके की सिचुएशंस में डाल रहे हैं, अलग अलग तरीके के चित्र दिखा रहे हैं, तो उसका कॉग्निटिव विकास हो रहा है। यदि हम एक बच्चे को अच्छा पोषण दे रहे हैं, न्यूट्रिशन दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो शारीरिक रूप से परिपक्व हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे डोमेन्स हैं जो कि एक बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। मुझे एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान आ रही है, ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे सपोज कीजिए जो हमारी ग्रोथ है, ये जो हमारी वृद्धि है, वो किस पे डिपेंड होती है? तो वो हमारी फ्रेंड्स आनुवांशिकता पे डिपेंड होती है या हमारी हेरिडिटरी पे डिपेंड होती है, जो हमारी ग्रोथ है। फ्रेंड्स, ये जो हमारी ग्रोथ है ना, ये किस पे डिपेंडेंट होती है, किस पे डिपेंड होती है ये? तो ये फ्रेंड्स जो हमारी ग्रोथ है, जिसे हम हिंदी में वृद्धि बोलते हैं, ये हमारे जीन्स पे डिपेंड होती है, या फिर यह हमारी हेरिडिटी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आनुवांशिकता, उस पे डिपेंड होती है ये। मतलब हमें ये हमारी जीन्स से मिलती है, ये फिक्स होती है। क्या मतलब है इसके? जैसे सपोज कीजिए कोई बच्चा जो है वो एक ऐसी फैमिली में पैदा हुआ है जहाँ पे सबकी हाइट बहुत अच्छी है, तो हम कितने कह देते हैं ना आराम से कि भाई अरे मम्मी पापा इतने लंबे हैं तो बच्चा भी क्या होगा, वो लंबा ही होगा।
या फिर कोई एक फैमिली है जो एवरेज हाइट की है तो उसके बच्चे भी क्या ऐसे होते हैं, वो एवरेज हाइट के होते हैं। या फिर जो हमारी आइज़ का कलर है, या फिर जो हमारे कॉम्प्लेक्शन है, हमारा जो हमारे हेयर का टेक्सचर है, हमारे हेयर का कलर है, वो सारी चीज़ें क्या मिलती हैं, हमें फैमिली से मिलता है, हमारे पेरेंट्स से मिलता है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। आप ये कहो कि भाई जाके मुझे अपना आई का कलर चेंज करना है तो आप कर नहीं सकते। वो बात अलग है कि लोग आजकल लेंस वगैरह यूज़ करते हैं, पर क्या उनका परमानेंटली चेंज हो जाएगा? सर्जरीज वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन क्या वो उसका परमानेंट आप कलर चेंज कर सकते हो? ऐसा नहीं हो सकता ना। जो हमारा ओरिजिन है, वो ओरिजिनल चीज़ है, वो तो रहेगी ही। तो ये चीज़ क्या होती है, वृद्धि हमारी आनुवांशिकता पे डिपेंड करती है। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि बताइए हमारी ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है, तो वो हमारी आनुवांशिकता पे डिपेंड करती है। लेकिन यही आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए हमारा डेवलपमेंट किस पे, जो हमारा विकास है वो किस पे डिपेंड करता है, तो फ्रेंड्स वो किसका प्रोडक्ट होता है, वो होता है हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। इसे अच्छे से देख लीजिएगा, मतलब वो गुणनफल होता है, उसमें हेरिडिटी भी होती है और उसका एनवायरनमेंट का भी प्रभाव होता है। आप डेवलपमेंट पे ये नहीं कह सकते कि भाई सिर्फ हेरिडिटी से जो बच्चा बहुत हरिष्ट पुष्ट है वो बहुत बढ़िया निकल जाएगा, या फिर सिर्फ आप उसको एक अच्छे एनवायरनमेंट में रख दो तो आपका बच्चा बहुत ग्रो कर जाएगा। नहीं, दोनों ही चीज़ें विकास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। दोनों के ही अपने अपने रोल्स हैं, आप किसी भी रोल को मना नहीं कर सकते। ये क्या है, हमारी हेरिडिटी, जिसे हम आनुवांशिकता बोलते हैं हिंदी में, और ये क्या है, हमारा पर्यावरण। और फ्रेंड इसे एक और नाम से भी बोला जाता है, इसे बोला जाता है नेचर और नर्चर। इसका क्या मतलब है? नेचर का मतलब वही हमारी आनुवांशिकता या फिर हमारे जीन्स जो हमें नेचर से चीज़ मिली है, और नर्चर मतलब हमारा खाना पीना, हमारा जो वातावरण है, जिस वातावरण में हम रह रहे हैं वो किस तरीके का है, ये उस पर डिपेंड करता है। जो हमारा विकास है, जो हमारा डेवलपमेंट है, वो इन दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट है। और ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है अलग अलग तरीके से। तो आप क्या लिखेंगे, आपका विकास किस चीज़ का प्रोडक्ट है? तो आपका विकास हेरिडिटी या एनवायरनमेंट या नेचर या नर्चर या आनुवांशिकता या पर्यावरण, इनका प्रोडक्ट है। और ये चीज़ खूब पूछी जाती है फ्रेंड्स, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा।